नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। रोजगार एक ऐसा शब्द अगर कहीं लिखा दिख जाए, कहीं सुन लिया जाए या फिर कहीं रोजगार देने का दावा किया जाए तो बेरोजगारों की वहां फौज खड़ी हो जाती है। एक तरफ बढ़ती आबादी तो दूसरी तरफ कोरोना की मार, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दोनों वजहों से बेकारी और बेरोजगारी की मार देश के युवाओं पर पड़ी है। वहीं बात हरियाणा की करें तो रोजगार के मामले में हरियाणा की स्थिति को भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। और इसी के मद्देनजर गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 2024 तक हर हाथ को काम देने की सरकार की प्राथमिकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित समारोह में नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने संकल्प लिया कि हरियाणा में 2024 तक हर हाथ को काम देकर प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त कर दिया जाएगा। कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को 75वें गणतंत्र दिवस तक बेरोजगारी मुक्त बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रदेश में हर युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सीएम का ये संकल्प प्रदेश के युवाओं के लिए कितनी बड़ी उम्मीद है और सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। आज बड़ा मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, उसका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन बेरोजगारी के मसले पर जब भी कभी बात होती है तो जहन में एक सवाल आता है कि कैसे हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर युवा को काम मिलेगा, क्योंकि रोजगार हर आदमी को मिलना इतना आसान नहीं है। हमारे देश में बढ़ती आबादी और ऊपर से पिछले काफी समय से कोरोना का जो कहर है उसके चलते प्रदेश में, देश में रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यह दावा किया है अपनी तरफ से, ये कोशिश है उनकी कि 2024 तक प्रदेश के हर युवा को काम मिलेगा, क्योंकि जो योजनाएं रोजगार उन्मुख सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वो कुछ योजनाएं आप ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से कितना फायदा युवाओं को मिल रहा है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो योजनाएं सरकार युवाओं के लिए लेकर आती है उन सभी योजनाओं को लेकर अगर बात की जाए तो अब तक हरियाणा में स्थिति क्या रही है इस पर बात करेंगे। और आने वाले 2 सालों में सरकार का जो लक्ष्य है इसको कैसे पूरा सरकार कर पाएगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी कभी रोजगार की बात होती है तो युवा बड़ी उम्मीद से जिस पार्टी की सरकार जिस स्टेट में होती है या जहां भी होती है वो ये रखते हैं उम्मीद कि इस सरकार के आने के बाद हमें रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। अब एक छोटा सा वो एक क्लिप आपको हम दिखाते सुनाते हैं। जब सीएम साहब ये बात कर रहे थे कि प्रदेश के हर युवा को हर हाथ को हम काम देंगे, 2024 का टारगेट रखा है, लेकिन वो पूरा कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। पर एक बार जरा सुन लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक हर हाथ को काम दिया जाएगा और हरियाणा का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। हम अपने 75वें गणतंत्र दिवस तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे। तो हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त हम बना देंगे। जो भी युवा इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए कुछ योजनाओं को भी अपने निगाह में डाल सकते हैं कि सरकार जो योजनाएं चला रही है वो कौन कौन सी हैं, उससे भी जरा वाकिफ हो सकते हैं। लेकिन चर्चा इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार के मसले के ऊपर हर युवा ये समझना चाहता है, ये जानना चाहता है कि सरकार के पास ऐसा क्या रोड मैप है जिसके चलते ये दावा किया जा रहा है कि 2024 तक हर हाथ को काम मिलेगा, बेरोजगारी से प्रदेश मुक्त हो जाएगा। क्योंकि रोजगार के मसले पर जहां तक बात आती है, जब भी सवाल उठता है तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं गिर जाती है, क्योंकि ऐसे कुछ आंकड़े लगातार सामने आते रहते हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है, मैं परिचय करा देता हूं। रंजीता मेहता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ है। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। रजत पंजेटा साहब मेरे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता। पंजेटा जी, आपका बहुत स्वागत है। और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय भी कराऊंगा, लेकिन आर.के. आर्य अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ हैं। आर.के. आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आर.के. आर्य जी से समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो हमारा अर्थतंत्र है, जो सिस्टम है, उसमें कहाँ उम्मीदें नजर आती हैं और कहाँ कहाँ कोई कमजोरी दिखती है जिसके चलते ये टारगेट अचीव करने में सरकार को कोई चुनौती फेस करनी पड़ सकती है या फिर सरकार ये काम कर पाएगी। मैं पहले रंजीता जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। सीएम साहब ने कल एक बात की और बड़ी बात की गणतंत्र दिवस के मौके पर, राष्ट्रीय पर्व के मौके पर, कि 2024 तक हमारा लक्ष्य हर युवा को काम देना है, हर हाथ को काम देना है। चुनौती छोटी नहीं है, चुनौती बड़ी है, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है इसके लिए रोडमैप की बात जरा समझना चाहूंगा कि कैसे ये सब हो पाएगा।
देखिए, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ दावे या वादे नहीं करते, करके दिखाते हैं। आज अगर 2024 की बात करती हूँ, अक्सर क्या होता है, जब भी इस तरह की कोई भी घोषणा होती है, तो ये कहा जाता है कि ये चुनावी स्टंट है, वोटें बटोरने के लिए काम किया जा रहा है। 2024 में हमारे चुनाव है, उससे पहले का टारगेट हमारे मुख्यमंत्री लेकर चल रहे हैं, ताकि जो हरियाणा का युवा है, उसको ये विश्वास हो सके, ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये वाकई हकीकत है और वाकई मुख्यमंत्री जी उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। शमशेर जी, इसके लिए प्रॉपर रोड मैप तैयार किया गया है। आज 5 लाख नौकरियां किस तरीके से अगले 2 साल के अंदर हमारे यहाँ के युवाओं को मिले, उसके चलते विभिन्न योजनाएं और रोजगार देने के तरीके जो है वो मुख्यमंत्री जी अभी से शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी, मैं अगर आपको बताना चाहती हूँ कि 1162 एकड़ के अंदर करकोदा सोनीपत के अंदर ही बाइक फैक्ट्री जो मारुति सुजुकी के द्वारा है, उनके द्वारा लगाई जा रही है, जहां पर 1 लाख से 1.25 लाख रोजगार जो है केवल वहां पर हमारे युवा के लिए शुरू हो जाएगा, जिसके चलते जो हरियाणा का युवा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि 75% जो आरक्षण है वो हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए हम रख रहे हैं, जिसके तहत सबसे बड़ी उपलब्धि उनको यहाँ पर बहुत बड़े रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध होंगे। उसके अलावा 311 एकड़ में मेवात में हम बैटरी फैक्ट्रीज लगाने जा रहे हैं। वहां पे बैटरी फैक्ट्रीज में भी कम से कम जो है 50,000 से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसके चलते यहाँ का युवा जो है वहां पर नौकरी पा सकेगा। उसके अलावा फरीदाबाद के अंदर एग्रो हब बनाने जा रहे हैं, जिसके चलते एनसीआर में हमारे पास कम से कम 200 करोड़ में 15 नई योजनाएं जो शुरू हो रही हैं, जहां पर हमारे जो युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, आगे आने वाले भविष्य के अंदर लेटेस्ट अप्रैल के अंदर ही 50,000 नौकरियों का आवेदन डायरेक्ट जो है एक ही एग्जाम सीईटी के अंदर हम करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे जो युवा है उनको सरकारी जो नौकरी है उनका भी लाभ मिलेगा। इसी के चलते जो केएमपी है उसके दोनों तरफ सोलर प्लांट्स लगाकर भी हम नई नौकरियों के जो प्रावधान है उसको इजाद करने जा रहे हैं। इसके अलावा एमएसएमई जो है उसके तहत विशेष लीजिंग पॉलिसी जो है वो देने का काम जो है वो हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा जो हमारे युवा हैं जो स्टार्टअप इंडिया के तहत काम करना चाहते हैं, उसके तहत 4,000 से अधिक युवाओं ने हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा दी है, जिसके चलते वो खुद अपना रोजगार शुरू करके अपना जो साधन है वो कमा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं लंबी फेयर लिस्ट है जो आपको गिना सकती हूँ, जो प्रॉपर रोड मैप हमारा तैयार है, जिसके चलते हर युवा को नौकरी दी जाएगी, हर हाथ को नौकरी दी जाएगी। टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा और एक बार स्पष्ट कर दें रंजिता जी कि इन 2 सालों में जो चीजें आपने बताई हैं, टाइम फ्रेम में ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी क्या? क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल पिछले मैं पूरे टाइम की बात देखूं, पिछले 2 साल को, अगर इन 1.5 साल को, 2 साल को कोरोना संकट को छोड़ दें, तो जितने रोजगार का आप दावा कर रही उतना प्रदेश के युवाओं को शायद मिला हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अभी इन 2 सालों में कैसे हो पाएगा, जरा इसको थोड़ा सा और विस्तार से बता दें। जी बिल्कुल बताना चाहती हूँ। देखिए 83,000 जो सरकारी नौकरियां हैं वो ऑलरेडी हमारी सरकार अब तक दे चुकी है। कोरोना काल के तहत जो लगातार हमने मार हमारे ऊपर पड़ी, उसके साथ साथ जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर हमारे यहाँ पे नुकसान हो रहा था, उन सबकी जो भरपाई है निश्चित तौर पे अब की जाएगी और युवाओं को किसी भी जो है हस्तक्षेप के बिना ये नौकरियां उनको मिले, उनको रोजगार मिले, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य के तहत जो है एक एक चीज योजना के तहत की जाएगी। और 2 साल का टाइम फ्रेम, उन्होंने ये नहीं कहा 2026, उन्होंने ये नहीं कहा 2027, उन्होंने 2024 का लक्ष्य इसी रखा है ताकि चुनाव से पहले वो श्वेत पत्र दे सके कि हमने जो दावा 2 साल पहले किया था उसको हमने गणतंत्र दिवस के दिन ही पूरा करके दिखाया है। ठीक है रंजिता जी, लौटूंगा आपके पास। राय सिंह गुर्जर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गुर्जर साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर चर्चा हो रही है, आपका कमेंट मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले रजत मेरे साथ जुड़े हैं पंजेटा साहब। ये जो दावा किया जा रहा है 2024 यानी इन 2 सालों में लगभग 5 लाख नौकरियों की बात कर रही रंजिता जी, इतने लोगों को रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य इतना आसान लगता है क्या? ये सब हो जाएगा पूरा? इस टाइम को लेकर और इस दावे को लेकर इनेलो क्या सोचती है? देखिए, बिल्कुल इनेलो इसको इसी तरीके से देखती और सोचती है जिस तरीके से इन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का जो जुमला दिया था ना, ये बिल्कुल हूबहू एक 2024 के लिए एक नया जुमला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये बात कर रहे हैं कि हम 2024 में हर घर में रोजगार देंगे। तो क्या भाजपा आज ये बोल रही है कि अगर 2024 तक हर घर में रोजगार नहीं हुआ तो ये
नैतिकता के तौर पर जिस तरह किसानों का बेवकूफ बनाया, वैसे युवाओं का बेवकूफ नहीं बनाएंगे। जिस तरीके से आज युवा जो है कितना शमशेर, आज मुझे एतराज है जिस तरीके से रजत पंजेटा जी बोल रहे हैं, रंजिता जी, जुमलेबाजी की बात रखने का जुमले अधिकार है। नहीं, सुनिए सुनिए, ये पॉलिटिकल पार्टी की चर्चाएं होती हैं, ऐसे मंचों पे बोला जाता है। उनको बात पूरी करने दे रंजिता, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। जी। आपको पूरा मैडम समय अपने समय पर विरोध दर्ज कराइएगा और बिना अटैची के ये बताइए रोजगार कैसे मिलेगा जिस प्रदेश में 28 बार पेपर 29 बार पेपर लीक करता है। ग्रुप डी से लेके क्लास 1 से लेके जज तक की नौकरियां बेची जा रही हो, जहां 3.5 करोड़ 350 लाख रुपया जो एक सरकारी संस्थान है वहां पे रिश्वत के रूप में मिलता है, जहां पे अटैची के बिना रोजगार आप एक आम आदमी कहां से लेके आएगा, पहले आप ये बताइए। ऊपर से महंगाई की मार, दो मार है मिडिल क्लास के ऊपर, दोहरी मार। पहले तो महंगाई की मार, ऊपर से बेरोजगारी में लगातार जो हरियाणा सीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं अभी भी 34.1% जो हाल ही में आया, और लगातार कई वर्षों से हरियाणा जो है नंबर 1 की स्थिति में या नंबर 2 या नंबर 1 ही ज्यादातर देखा जा रहा है। बेरोजगारी है, आय घट रही है, आमदन घट रही है, कोई पे स्केल उससे नहीं तनख्वाहें हैं जो वो मिल रही है। आज की डेट के प्रदेश में कर्ज जो है रंजिता जी, वो पता चलती थी जब रंजिता जी लोगों आ के रहा हूं, घरों के आगे खड्डे खुदवा दिए जाते थे, रंजिता जी आ रहा हूं, जब प्लीज सुनिए। लोगों की चीजें पसंद होती थी रंजिता तो जी, चाबियां थोड़ा घर सा पे रखी जाती मैं थी। उम्मीद करूंगा कि इस मसले पर सभी प्रवक्ता धैर्य रखेंगे, क्योंकि यूथ ये समझना चाहता है कि किसके पास क्या रोड मैप है। आपने रोड मैप गिनाया, अब इसको इनेलो क्या सोचती है, कांग्रेस क्या कहती है, ये समझना जरूरी है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। देखिए शमशेर, जिस तरीके से इस सरकार में भर्तियां एक के बाद एक रद्द हुई हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, लंबा समय हो जाएगा अगर मैं गिनवाने लग जाऊं। शॉर्ट में बोले। हाँ, और सरप्लस के अंदर ये जब पहले तो भर्तियां निकाल देते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास सरप्लस में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 40,000 से ज्यादा पद आज भी वैकेंट है। लेकिन किस तरह इस प्रदेश के अंदर चाहे वोकेशनल टीचर्स हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, और भी अगर आप देखें तो कर्मचारियों का बुरा हाल है। ठेका प्रथा इस सरकार ने स्टार्ट कर दिया, उसको भी ये रोजगार के अवसर पे गिनाते हैं। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं ठेला लगा के वो पकौड़े तल देगा और चाय का स्टॉल लगा लेगा और उसको आप रोजगार के अवसर में गिनेंगे, तो ये मैं इसको रोजगार नहीं मानता। ठीक है। और अब आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश की आज हालत है, देखिए शमशेर, आज प्रदेश की हालत 3.25 लाख करोड़ तो कर्ज हमारे पास पहले से है। आज हालत ये, उसका ब्याज चुकाने के लिए भी हमें जो है कर्ज लेना पड़ता है। आज जो कर्मचारियों की जो हमारे को वेतन देना है, उनको जो सैलरी देनी है, उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी हालत के अंदर जब ठेका प्रथा स्टार्ट कर दी गई हो, ऐसी हालत के अंदर लगता नहीं है कि ये एक नया, जैसे किसानों को जुमला दिया था ना, मैं किसानों के ऊपर ठीक है, इसलिए मुद्दा छेड़ना पंजेटा चाहता हूं साहब, कि मैं आऊंगा आपके पास। अभी छोटा छोटा कमेंट सबका लेता हूं। राय सिंह जी के पास जाएंगे। राय सिंह गुर्जर साहब, ये टारगेट अचीव करने का दावा किया जा रहा है। रंजिता जी ने रोड मैप भी बता दिया कि कैसे कैसे इसको हम अचीव करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम साहब की तरफ से जो कहा जाता है उसको पूरा किया जाता है। इस प्रकार की बातें रंजिता जी कह रही हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने में मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूं, तो लगता नहीं बीजेपी को कि ऐसी कोई चुनौती में फेस आती है। इसको लेकर छोटा सा कमेंट में कांग्रेस से भी समझना चाहता हूं। देखिए शमशेर सिंह जी, जिस प्रकार हमारी बहन रजिता मेहता जी ने जो लिखा हुआ बना बनाया पर्चा यहाँ पर हमारे को पढ़कर सुनाया, उसको रोड मैप कहो या भविष्य हरियाणा के युवाओं के साथ जोड़कर कहो, जो मर्जी कहो, ये इनका अपना आकलन है, इनका अपना तरीका भी है और चित्र भी। देखिए, हम मान लेंगे कि भाजपा वायदे करती है, लेकिन जब पूरा करने का समय आता है तो भाग खड़ी होती है। अब जिस प्रकार इनेलो के प्रवक्ता मेरे मित्र पंजेटा जी ने कहा है, उस बात को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 2022 जनवरी आ चुका है। किसान की आय दोगुनी का बात है वो बिल्कुल साफ, कहीं पर किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं है। अब रही बात 2-3 प्रकार के आंकड़े, पहले चर्चा हो चुकी है शमशेर सिंह जी, कई बार आपके प्रतिष्ठित चैनल पर भी। सीएमएमआई की रिपोर्ट को ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट एक प्राइवेट एजेंसी की है, लेकिन प्राइवेट एजेंसी की चलो हम मान लेते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे वो किसका है, नेशनल सर्वे एजेंसी किसकी है, ये सब आंकड़े क्या कहते हैं। पहले 24%, फिर 26%, फिर 32%, फिर 34% और फिर 40%। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये उस पर चर्चा नहीं करते, उस पर बहस नहीं करते, उसको क्यों इस प्रकार से बढ़ रही है, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। आप शमशेर सिंह जी, आपने देखा होगा, इन्होंने पहले स्टार्टअप, गेटअप, कौशल क्रांति, मेक इन इंडिया,
के आधार पर प्रदेश में रोजगार देने की बात की थी। क्या रंजीता मेहता जी के पास कोई आंकड़ा है कि इन चारों जो उनके जुमले थे, जो उनके वर्गीकरण के तरीके थे, उससे कितना रोजगार दिया है? और एक और इनके साथी जो सरकार में सहयोगी है, जिन्हें आज पूरा खट्टर साहब की मुरारी का आनंद मिल रहा है, जय तिवारी, वो कहते थे कि हम व्यवसायिक शिक्षा के अंदर रोजगार देंगे। हालात क्या है? कहाँ पर 75% बात करी गई थी? किस प्रकार से क्या हुआ? और उसके बाद आखिर में क्या हुआ कि चपरासी लेवल तक की नौकरी देने की बात आई, वो भी नहीं सुनी है। तो इनके हालात ऐसे हैं, ये आंकड़ों पर खेलते हैं, बाजीगरी करते हैं, इनका तरीका है लोगों को बहकाने का। चलिए राय सिंह जी, थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी साफ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है आवाज। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारी टेक्निकल टीम इसको ठीक कर ले। तब तक मैं एक सवाल आर.के. आर्य जी से लेना चाहूंगा। आर.के. आर्य जी, ये तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के मसले पर हम पिछले 2 साल में, वो चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाएं, बहुत पिछड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे करके कभी अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है तो कभी कोरोना का फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा एक टाइम आता है, वो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को कहीं ना कहीं पीछे लेकर चला जाता है। अब जो बात हरियाणा सरकार कर रही है, इसमें कहां आपको उम्मीदें दिखती हैं और कहां पर आईना दिखाने की जरूरत आपको दिखती है? देखिए, मुझे बैकग्राउंड से बात करनी पड़ेगी जी, कि जैसे कि आप देख रहे हैं, एक मिनट में जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहा हूं सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हुआ है 2017 के बाद से, जो ग्रोथ होती है, जो जीडीपी का ग्रोथ होती है, वो कोरोना से पहले ही 4% हो चुकी थी, 8.2% से गिर के 4%, और इतनी एम्प्लॉयमेंट लॉस तभी हो चुका था। इसीलिए 2019 के अंदर ये बातें पॉलिटिकल लीडर्स ही डिस्कस कर रहे थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया के अंदर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, वो 40 ईयर्स हाई है। अभी जो सीएमआई का डाटा आया है, उसमें जो हरियाणा का एम्प्लॉयमेंट रेट है रफली 37.5% है, यानी 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है जी। और सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड है वो यूथ है, और उसके बाद भी बड़ी हैवी परसेंटेज में जो 12वीं तक के पास आउट है, और उसके बाद जो है वो 5वीं से 8वीं तक के है। सबसे ज्यादा जो हरियाणा की, मैंने कई बार डिस्कस किया है, हरियाणा का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो लगातार ही गिरता चला जा रहा है जी। बहुत कम हो चुकी स्कूल्स की, और जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज आए हैं उनमें कई लेवल्स है। ए ग्रेड कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, डी कह लीजिए, ई, कितने भी ग्रेड्स लगा लीजिए। अब सवाल क्या है कि लोग ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना, हम चाहे कहीं भी पढ़ाएं, हमारे बच्चों। संपर्क जो है वो आर.के. आर्य जी से टूट गया है। आर.के. आर्य जी से समझने की कोशिश हम कर रहे थे, थोड़ा सा उनको दोबारा से टेक्निकली दुरुस्त करने की आप कोशिश करें, लेकिन रंजीता जी जवाब देना चाहती थी। रंजीता जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। रंजीता जी, कुछ चीजें गिनाई हैं, वो चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर इनेलो की बात हो, उसके बाद मैं आर्य जी के पास जाऊंगा, उनसे समझना चाहूंगा, उसको लेकर आप जवाब देना चाहती थी। दावा किया जा रहा था किसानों की आमदन दोगुनी करने का, उस पर जरा मैं बात करना चाहूंगा। सीएमआई के आंकड़े को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाती विपक्ष की तरफ से। ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो सरकार का अपना एक प्रयास है, एक कोशिश है, उस पर सवाल खड़ा कर देती हैं। देखिए, जहां तक आप सीएमआई की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो एजेंसी कहूंगी तो गलत नहीं होगा। जरा एक बार फिर से आप कहें, मुझे थोड़ा सुन नहीं पाया मैं, टेक्निकली थोड़ी दिक्कत आई। जी रंजीता जी बोलिए। बात है कांग्रेस मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी, इसको मैं कहूंगी तो ज्यादा बेहतरीन होगा। सभी लोगों को पता है कि वो किसके द्वारा बनाई गई है, उसके जो डायरेक्टर हैं, उसके जो ऑनर हैं, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो तक तैयार करते हैं, इसलिए उस आंकड़ों पर हम ना ही जाएं। रंजीता जी, वो ठीक है, लेकिन मैं इस पे आपकी बात, हो सकता है आप तो इस बारे में सही बात करो, लेकिन मैं बता दूं इसी के आंकड़े कर्नाटक में जो है 1.4% बेरोजगारी दर कर्नाटक बताता है, गुजरात में 1.6, ये इसी के आंकड़े हैं, ओडिशा में 1.6, छत्तीसगढ़ में 2.1, तेलंगाना में 2.2,
अब इसी में मैं जोड़ दूं, हरियाणा में इसमें 34.1% है, राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है 27.1%, झारखंड में 17.3 है, बिहार में 16% है, जम्मू कश्मीर में 15% है। ये उसी के आंकड़े हैं। अगर इसमें आपको कोई आपत्ति तो जरा इस पर भी अपनी बात रखें आप। देखिए, निश्चित तौर पर आपत्ति है। अगर एक जगह पर वो आंकड़ा कुछ ठीक या कम या ज्यादा बता रहे हैं, उसका रिलेशन ये नहीं है कि हरियाणा के आंकड़ों को सही बता रहे हैं। बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। सीएमआई को तो पहले दिन से उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो कांग्रेस द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एजेंसी बनाई गई है। लेकिन इसका गुजरात में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कहीं विरोध दिखता नहीं है। यहाँ के लोग उसका जवाब देंगे तो बेहतर होगा। उस चीज में मैं कमेंट नहीं करना चाहती। मैं तो बताना चाहूंगा कि इससे अगर कोई पर्सनली कोई ऐसा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करना चाहती हूँ और उन्होंने जो दावा किया है उसकी बात करना चाहती हूँ। जहां तक रजत पंजेटा जी की बात है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं सभी को पता है कि इतिहास में वेंटिलेटर पर 21 साल हो चुके हैं उस पार्टी को गए हुए, और जिस तरीके की ठेका प्रथा ये करते थे, जिस तरीके की थैली प्रथा ये करते थे, लोगों के घरों के आगे खड्डे खुदवाते थे, थैलियां ले लेकर नौकरियां देते थे, तो उन दिनों को याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। तो आज इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और जहां तक हमारे दूसरे प्रवक्ता राय सिंह गुज्जर जी हैं, इनको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके की धांधलियां करके आप नौकरियों पे लोगों को रखते थे, पीटीआई टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, ड्राइंग टीचर, सभी की जो नौकरियां हैं हाई कोर्ट के अंदर चुनौती के बावजूद हमने उनको नहीं निकाला ताकि उन परिवारों की पेट पे लात ना बजे। और जिस तरीके से रजत पंजेटा जी और इनके जो पूर्वज हैं आज जेलों के अंदर जेल काट के आए हैं, क्योंकि अंगूठा किसी और का, निशान किसी और का, साइन किसी और के, भर्ती किसी और की, तो उस तरीके की धांधलियां ना हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। चाहे उस पेपर को 4 बार लेना पड़े, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पेपर रद्द किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाएंगे। जब तक जो वहां का योग्य व्यक्ति है उसको वो नौकरी नहीं मिलती, तब तक वो पेपर दोबारा लिए जाएंगे। आपकी तरह किसी भी लेकिन रंजिता जी, ये पेपर, एक और सवाल मेरा इसी में आगे, आपने कहा कि जब तक ये सब नहीं होगा पारदर्शी तब तक पेपर लिए जाते रहेंगे। पारदर्शी कब होगा इसको लेकर भी सवाल बनता है। बहुत बार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बार बार पेपर का रद्द होना या पेपर का लीक हो जाना, उसको दोबारा से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए दोबारा कर देना, ये कहां तक सही प्रतीत होता है? कहीं ऐसा करते करते 2024 नजदीक आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी सरकार के लिए। शमशेर जी, आज इनकी लोगों की रगों में इस तरीके से भ्रष्टाचार घुसा रखा था पूर्ववर्ती सरकारों ने कि आज जिस तरीके से वो लोग इन धांधलियों को करके एक्सपर्टीज हो चुके थे, आज इस बात की तकलीफ मानते हैं कि सरकार उनकी, आज हम 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारे जो एचएस के चेयरमैन है भोपाल खादरी और उनकी पूरी टीम, उनको जान से मारने तक की धमकी आ चुकी है। इस तरीके तक भ्रष्टाचार इनके सर पर चढ़कर बोल रहा था कि इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे कि एक उचित व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति, एक गरीब घर का बच्चा जो मेहनत करके लग सकता था, बिना पर्ची और खर्ची के लगाने का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देखा है, वो निश्चित तौर पे उसको पूरा करके रहेंगे। और हम आज वादा नहीं दावा भी करते हैं तो 83,000 नौकरियां हमने दी हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त, बिना पर्ची खर्ची के दी है और योग्य व्यक्तियों को दी है। जिस तरीके से इन लोगों ने भर्तियां की थी और बाद में हाई कोर्ट के अंदर उसको चुनौतियां मिली थी, ऐसा कोई भी काम जो है हरियाणा की सरकार नहीं करेगी। ठीक है, रंजिता जी लौटूंगा। राय सिंह गुर्जर जी भी वेट कर रहे हैं, पंजेटा जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आरके आर्य जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी, वो जरा अपनी बात को पूरा कर लें, उसके बाद फिर आप लोगों का रिएक्शन मैं चाहूंगा। जो रंजिता जी ने बातें बोली हैं उनको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, और भी सवाल मेरे रहेंगे आपसे। आरके आर्य जी जरा अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि जो तो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो 12 लेवल की है उसकी ज्यादा है, उससे कम, परंतु फिर 5वीं से 8वीं तक के जो ड्रॉप आउट आते हैं रूरल एरिया से उनकी ज्यादा है। और रूरल एरिया में अर्बन से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। और जो तो सीएमआई की बात कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएसएसओ पर और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कई बार डाउट किए हैं और 2 स्टैटिस्टिशियन छोड़ भी चुके हैं 2019 में, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया था जी। तो इसीलिए ये जो ड्यूटी है सीएमआई को लेनी पड़ी। सीएमआई बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि बेसिकली मैं स्टैटिस्टिशियन कम इकोनॉमिस्ट हूँ और योजना आयोग में रहा हूँ, और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है वो भी हमें पता है। पर सवाल क्या है? सवाल क्या है कि जो पहली वीकनेस जो है स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज सिस्टम हरियाणा का सब स्टैंडर्ड है, एक बात इसको लिख लीजिए। और जहां पर प्राइवेट एजुकेशन को लिया गया है
वहां पर मैंने बताया कि कई ग्रेड के स्कूल है, आप ए से के तक कह लीजिए, 11 तरह के ग्रेड के हैं, परंतु लोगों का प्राइवेट स्कूल, जो हम भी बैठे हैं यहाँ पर, हम में से भी किसी का बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में गया ही नहीं होगा। पहले मेरे से भी पूछ लीजिए, मैं मना करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी का विश्वास नहीं है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जो है मार्जिन पर आते हैं, और फिर सबसिस्टेंस लेवल पे जो रूरल एरिया में लोग हैं, जैसे कि बैकवर्ड एरियाज, आप सोचिए कि सिरसा, फतेहाबाद जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो जैसे जैसे आप रिमोट एरियाज में जाएंगे, कैथल ले लेंगे जहां पे एग्रीकल्चर बेस्ड है, या जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं, और यहाँ पे जो कम इनकम के लोग हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में वही जाते हैं, या छोटे दुकानदार हैं उनके बच्चे जाते हैं, जिनको फीस नहीं देनी पड़ती, बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट को यूनिफॉर्म भी मिलती है, मिड डे मील भी मिलता है। ठीक है। तो स्कूलों का स्टैंडर्ड गुजरात के मुकाबले में नहीं है, ना तो ये महाराष्ट्र के मुकाबले का है, मराठवाड़ा को छोड़कर बाकी महाराष्ट्र का स्टैंडर्ड काफी है। इस टाइम सबसे ज्यादा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो लेफ्ट रूलिंग गवर्नमेंट है, वो केरला का है, और उसके बाद तमिलनाडु का आता है, जो जयललिता ने स्कूलों का और हेल्थ सिस्टम जो है ठीक ठाक कर लिया था जी। परंतु सवाल आज की डेट में, मैं आपको एक जिला झज्जर है उसकी बात बताता हूं, जहां पर अपने ही रिलेशन में कोई प्रिंसिपल्स है, एक दिन स्ट्रेंथ उसकी करीब 750-800 थी, अभी उसकी स्ट्रेंथ केवल 120 रह गई है जी। तो जब स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं तो जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो क्लास है, वो नहीं बनती है, जिस कारण वहां के जो बच्चे हैं सिर्फ स्कूल अटेंड जरूर कर रहे हैं, परंतु वहां से लर्निंग आउटकम बहुत कम है। ये बात। दूसरी बात, एक और बात इसमें समझूंगा आपसे आर के आर्य जी की, स्किल को लेकर बात हो रही है, इसमें हम पिछड़े हैं, पिछड़े कब से हैं, ये दौर शुरू कब हुआ, या इसके ऊपर हमने कभी गौर किया ही नहीं। दूसरा ये कि जो नौकरियों की बात हो रही है, 5 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी आने वाले 2 सालों में, इस दावे को लेकर आपका क्या मानना है? कोई प्रयास दिखते हैं आपको इसको लेकर सरकार के? देखिए, जो मैडम ने तो प्रोजेक्ट गिनाए हैं, मेरा तो प्लानिंग कमीशन का एक्सपीरियंस है कि जो भी लार्ज एब्जॉर्बर सेक्टर होता है, जो इन्होंने 1 लाख नौकरी वाला कुछ मारुति का बताया है, 50,000 का कुछ और बताया है, 50,000 का कुछ और बताया है, उस प्रोजेक्ट को अगर वो सही तरीके से करने भी लगेंगे तो 5 साल का टाइम लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट को, जो एम्प्लॉयमेंट वाला प्रोजेक्ट होता है, 5 साल से पहले तो हो ही नहीं रख सकता। अभी 440 प्रोजेक्ट ऑल ओवर द कंट्री पेंडिंग में है, जिसके ऊपर 4 लाख करोड़ का कॉस्ट ओवररन हो रहा है। पूरे ओवरऑल कंट्री के अंदर 440 प्रोजेक्ट पेंडिंग में है जी। तो अगर कहें कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा 1 लाख या 50,000, एक छोटी सी फैक्ट्री अगर आप 20 लोगों की लगाते हैं, उसको भी बनने में 2 साल लगते हैं, परंतु जहां पे 1-1 लाख को देना है, ये अनरियलिस्टिक है टोटली। हम अंधेरे में। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट यहां देख लीजिए कि इनको लेजिस्लेशन से एक एक्ट पास करना पड़ा कि 75% लोग जो है हरियाणा के होंगे। ये इस गवर्नमेंट के दौरान हुआ है जी। ठीक है, आर के आर्य जी की आवाज में थोड़ी जिसके कारण जो फैक्ट्रीज है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होती चली जा रही है, और जो अच्छी कंपनीज है, जैसे कि स्टार्टअप कह लीजिए या आईटी सर्विसेज वाली कह लीजिए, वो तो ठीक है, परंतु जो इंडस्ट्रीज जिसमें हार्ड सेक्टर्स है, जिसमें प्रोडक्शन का काम है, वहां पे स्किल का लेवल जो है हरियाणा का काफी स्टेटों से बहुत कम है, इवन राजस्थान से भी कम है, जहां पर लेबर लॉस चेंज हो चुके हैं। वहां पर 300 लोगों से कम आप फायरिंग कर सकते हो, 300 से ऊपर। हरियाणा में आप 100 से नीचे फायरिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में छोटी इंडस्ट्रीज का स्पेस है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए स्पेस नहीं है। या तो सरकार ने कहीं ना कहीं क्लस्टर्स बनाए होते, क्लस्टर्स बनाते और फिर उसके बाद कौशल विकास के ऊपर पूरा ध्यान देते,
अभी 1 लाख वैकेंसी जो है हरियाणा में वेकेंट है, 50,000 सीधी स्कूलों में वेकेंट है और 30-35 हजार हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिस और पैरामेडिकल में वेकेंट है और 15-20 हजार दूसरी जगह पे है। और दूसरा एक प्रूफ और है, क्योंकि सरकार ने ये प्ली ली थी कि मुद्रा के अंदर हमने कई करोड़ वैकेंसीज 29 करोड़ लोगों को लोन दिया है, तो परंतु जो 29 करोड़ लोगों को दिया है शिशु में दिया है और एवरेज लोन जो है वो 23,000 के आसपास आता है। 23,000 से इवन जो पकोड़ा नॉमिक्स थी, पकोड़े भी नहीं बना सकते आप। तो उन कारणों से हरियाणा का जो पॉपुलिस्ट मेजर चलता रहा, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कभी इस सेक्शन को प्लीज करना है, कभी उसको करना है, कभी उसको करना है, तो जो एजुकेशन के ऊपर फोकस रहना चाहिए था वो नहीं रहा। प्राइवेट स्कूल्स जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है उनके ऊपर तो हरियाणा का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ठीक है। आरके जी, मैं और भी कई सवाल आपसे पूछूंगा, कुछ अहम बातें आपने बताई जिन पर चर्चा मैं करूंगा। आप सभी मेहमानों के पास लौट रहा हूं, मुझे छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि ये मामला रोजगार का है, तो रोजगार के मसले पर चर्चा भी उसी तरीके की गंभीर हो रही है। रंजिता जी का अपना कहना है, राय सिंह जी का अपना कहना है, रजत जी अपनी बात रख रहे हैं और आरके आर्य जी ने कुछ आंकड़े गिनाए हैं। इन आंकड़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से अंतराल के रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवाल और घटनाओं का पूरा हाल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है।
देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवाल और घटनाओं का पूरा हाल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा ये कर रहे थे कि 2024 तक जो दावा किया जा रहा है हर हाथ को काम, वो मिलेगा कैसे, उसके सामने क्या क्या दिक्कतें सरकार को फेस करनी पड़ सकती है, तो उसको लेकर आरके आर्य ने कुछ चुनौतियां बताई हैं। उन चुनौतियों को पार पाना सरकार के लिए कितना आसान है, इस पर बात करने के लिए रंजिता जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ राय सिंह जी हैं और रजत पंजेटा जी मेरे साथ इनेलो से अपनी बात रखने के लिए हैं। राय सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा इनको ठीक कर दें। मैं पंजेटा साहब आपके पास आना चाहूंगा। रोजगार को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों को लेकर आरके आर्य ने कुछ बातें रखी हैं, लेकिन उसमें एक बात और निकलकर सामने है स्किल को लेकर। इस स्किल के मामले में हरियाणा की जो स्थिति है वो बहुत समय से बेहतर नहीं रही है। मैं केवल इस सरकार की बात न करके पहले की बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्किल के ऊपर पहले ध्यान दिया जाता तो शायद आज हरियाणा को बेरोजगारी के मामले में इतनी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। पढ़ा लिखा युवा, वो जयललिता जी की बात भी कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से स्किल को बेहतर किया। केरला की बात हो रही है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें वक्त लगता है, और उस चीज को सुधारने के लिए शायद पहले अगर बेहतर कदम उठाए जाते तो आज सरकार किसी की होती, ये चुनौती सामने नहीं आती हमारे। रजत पंजेटा साहब। देखिए, यहाँ सभी पहलू को मैं छूना चाहूंगा और आ रहा हूँ पहले भाजपा की प्रवक्ता ने मैं भाजपा के प्रवक्ता से शुरू करूंगा। मैडम ने सीएमआई के आंकड़ों को बिल्कुल नकारते हुए और मैडम ने ये कह दिया कि ये कांग्रेस द्वारा बनाए गए आंकड़े हैं। आपने जो आंकड़े स्टेट्स के गिनाए, उसके अलावा मैं 5 भाजपा शासित प्रदेशों के आंकड़े, जो जिनमें से हाल ही में अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जहां ये सीएमआई के आंकड़े जो हैं वो बताकर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4.9%, उत्तराखंड में 5%, मध्य प्रदेश में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ केवल 3.4%, असम में 5.8 और हिमाचल जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहां 9.4। तो मैडम, अगर ये भाजपा के शासित प्रदेश है और आप कह रहे हैं ये जो आंकड़े हैं ये कांग्रेस द्वारा और ये इन्फ्लेटेड जो फिगर्स हैं ये दी गई हैं। और उसके बाद अब मैं कृषि पे आना चाहूंगा। कृषि के लिए मैं इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि 80% जो हमारी आबादी है वो कृषि से जुड़ी हुई है
44% आबादी को कृषि रोजगार देता है, और फार्मिंग में भी हमारा जीडीपी में का 14% पहले जो था उसमें कंट्रीब्यूट करता था, और जो पीछे आंकड़े आए थे उसके अंदर सब कुछ नेगेटिव में था। केवल कृषि जो तो अब 3.6% पॉजिटिव ग्रोथ थी। जैसे कि अभी हमारे यहाँ आर्य जी बैठे हैं, उन्होंने ये टॉपिक छेड़ ही दिया कि कोरोना काल से भी पहले जो है वो हमारी जीडीपी 8.2 से लुढ़ककर 4% पर आ गई थी। तो यानी जीडीपी हम कोरोना को अकेला हम दोष नहीं दे सकते। हमारी हम मुझे लगता है नीतियों में ही कुछ ना कुछ है, तभी जो है जो अमीर हैं अभी इस कोरोना काल में, जो कुछ अमीर घराने हैं वो जरूरत से ज्यादा अमीर हो गए, और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास के ऊपर दोहरी कमर तोड़ जिसे कहते हैं महंगाई की वजह से, बढ़ते तेलों की दाम की वजह से। और महंगाई भी ऐसा नहीं है हर 3 महीने बाद दाम जो है आजकल बढ़ रहे हैं, तो उसका बिल्कुल ही जिसे कहते हैं रोजगार है नहीं, और जिनके पास रोजगार था उनका चला गया। और मजबूरी में, क्योंकि पे स्केल में कम में भी, आधी पे में भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा करोड़ों की संख्या में, ये तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी 5 लाख, करोड़ों की संख्या में जो है लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है। अलग अलग थोड़ा सा शॉर्ट में पंजेटा साहब, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। तो देखिए अभी एजुकेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो स्तर है, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि हमारी 40,000 से अधिक पद जो है अकेला एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार एक के बाद एक बताते हुए स्कूल बंद करती जा रही है, बजाय उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के, उनके ऊपर खर्च करने के, अलग अलग मॉडल से सीखने के। ये सरकार पिछले 7 साल में लगातार टीचरों की छटनी कर रही है, निकाल रही है। पंजेटा साहब, एक छोटा सवाल का जवाब मेरा भी दें आप। मैं देख पा रहा हूं कि जो सरकारी हमारा सिस्टम है, तंत्र, मैं पूरे सरकारी सिस्टम की बात करूंगा, वो कितना ईमानदारी से, कितना पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, इससे शायद हम वाकिफ हैं सब लोग। अगर हम 45-46 हजार टीचर की भर्ती कर भी देंगे, 50,000 टीचर को हम भर्ती कर भी देंगे, क्या उसके बाद भी लोगों का ये मन हो जाएगा कि बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजूं? प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, निजी स्कूलों में बच्चों की तरफ, बच्चों का रुझान है माता पिता का, वो पिछले काफी समय से है, और इसी वजह से कहने के सरकारी सिस्टम पिछड़ गया हमारा। इसी पर मैं बात करना चाह रहा था आपसे। आपके सवाल में आपका जवाब है कि हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो रूरल सेक्टर में घटती जा रही है। अगर हम क्वालिटी अच्छे टीचर्स, वेतन देना, टीचर्स भर्ती करना, लेकिन उन स्कूलों में एक विश्वास पैदा करना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। भिवानी बोर्ड को, जो हरियाणा बोर्ड है, उसका स्तर बढ़ाने की जरूरत है। आज सरकार को अपनी नीतियों में झांक के देखना पड़ेगा किस वजह से पलायन, किस वजह से बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। ये बिल्कुल विस्तार में आर्य जी ने समझा दिया था, इसी के ऊपर मैं इसी वजह से ज्यादा लंबी इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा था। अब मैं आना चाहूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि रोजगार के ऊपर सारा का सारा डिबेट है। 26 जनवरी पंजाब केसरी में खबर है, उसमें यह खबर है कि 100 से अधिक उद्योग जो है वो राजस्थान में पलायन करने की फिराक में है हरियाणा से, और वो सीधे संपर्क में, और वजह बता रहे हैं जो हरियाणा सरकार की, जजपा की 75% जो रिजर्वेशन है उससे नाराज होके। देखिए, लगे हुए उद्योग अगर हरियाणा बचा नहीं पा रहा है, ऊपर से नए उद्योगों की बात करते हैं। मैं अब अंत में क्लोजिंग रिमार्क, इसलिए मैं फार्मिंग सेक्टर के ऊपर मैंने बात करी थी, क्योंकि आज किसान की जहां पे और कुछ तो देखिए जॉब्स है नहीं, खेती भी करें तो आज इतनी महंगाई कर दी है कि केवल सरकारी रिपोर्ट है कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है सिर्फ, और वो किस वजह से बढ़ते, ये आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, जो कि मेरा स्टार्टिंग का कमेंट था, मैंने स्टार्ट आय दुगनी करने से किया था। आज इन्होंने क्या किया, फार्मिंग सेक्टर के ऊपर से सब्सिडी घटा के, तेल के दाम बढ़ा के, सारे उपकरण जो कृषि से है उसके ऊपर जीएसटी लगा के किसान पे टैक्स लगाने का काम किया। ठीक है, यानी जो किसान, जिसकी वजह से जो एक रोजगार के थोड़े बहुत, मैं पूछूंगा रंजिता जी से, ठीक है। पंजेटा साहब, छोटा सा कमेंट राय सिंह जी से भी ले लेता हूँ। राय सिंह जी, नौकरियों को लेकर जब बात कांग्रेस पार्टी की आती है, जब हुड्डा सरकार होती थी उस वक्त का एक आंकड़ा मेरे पास है, लगभग 40,000 पदों को लेकर आवेदन मांगे गए थे, और उनमें से ज्यादातर नौकरियां कोई हाई कोर्ट में लटक गई, कोई सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, बहुत से लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। क्या कोई ऐसी कारगर नीति कांग्रेस को नहीं बनानी चाहिए थी कि आज हम सवाल बीजेपी से करते हैं लेकिन कांग्रेस को कहने के इस मसले पर नहीं घेरा जाता?
वो परिस्थितियां कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ पा रही हैं। 2008-9 में जो भर्तियां निकाली गई थी और उसके बाद 2014 में भी जाते जाते कई सारी भर्तियां निकाली गई थी, वो अटक गई थी। 40,000 के आसपास पद निकाले थे और उनमें से ज्यादातर के साथ हश्र क्या हुआ? देखिए शमशेर सिंह जी, मैं आपकी सभी बातों का उत्तर दूंगा। उससे पहले जो आज हमारे मेहमान आर.के. आर्य जी हमारे शास्त्री हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े कम शब्दों में स्पष्ट तरीके से भाजपा के प्रवक्ता और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सुनने वाले लोगों को बता दिया है कि CNY की क्या उपयोगिता है और नेशनल सर्वे दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट क्या है। उस पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है। इन्होंने जिस प्रकार से सम्मान पूर्वक तरीके से बताया है कि चाय और पकौड़े की जो इनका जो भर्ती करने का तरीका है या इनका जो रोजगार का आधार है, बिल्कुल बेपर्दा तरीके से बड़ा स्पष्ट बताया। उनका धन्यवाद करता हूँ, चैनल के माध्यम से उनको साधुवाद देता हूँ। रही बात अब रही बात दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हम SSC भर्ती पर HTSC भर्ती पर हम लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे ईमानदारी से। अरे करोड़ों रुपए आपके पंचकूला में मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पकड़े गए, वो कहां से पैसे आए, किसके पास जा रहे हैं, उसकी जांच करने की बजाय आपने जांच को एक व्यक्ति को केंद्रित करके उसको बंद कर दिया। लेकिन जांच होगी, जब जांच होगी तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का तरीका आपका साफ होगा और बड़े बड़े लोग उसमें जो शामिल है वो पकड़े जाएंगे। तीसरी बात मैं बात करना चाहता हूं कि आज तक हम अपने कार्यकाल की बात करेंगे, उससे पहले इन 7 वर्षों में मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग, उनके मंत्रालय के लोग किस प्रकार से किन किन देशों की यात्रा करके MOU साइन किए, इन्होंने कहां कहां पर रोजगार प्राप्त करने के लिए बात रखी। क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि किसी को कोई रोजगार मिला है? इनका स्टार्टअप कहाँ है, इनकी कौशल क्रांति कहाँ है, कहां पर इनका प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहाँ है? अरे कोई भी धरातल पर आने से पहले केवल आंकड़ों में बाजीगरी के माध्यम से ये लोग केवल इनकी फैक्ट्री चलती है, इनकी फैक्ट्री लगाए हैं, झूठ की फैक्ट्री। भाजपा जो है वो झूठ की फैक्ट्री लगाती है, युवाओं को बरगलाती है, जातिगत, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दंगों में बच्चों को शामिल करती है, युवाओं को शामिल करती है। कभी शराबबंदी में छोटा सा जवाब इसको भी दे सिंह जी आप। मैं जो 40,000 नौकरियों की बात आपसे कर रहा था, मैं आऊंगा जल्दी से बोले, वक्त का मुझे ख्याल रखना है, जल्दी से। हाँ बिल्कुल। जब शराबबंदी थी तो इन्होंने रोजगार दिया शराब बेचने का। जब रजिस्ट्री घोटाले हुए, रजिस्ट्रियां बंद थी, इन्होंने रोजगार दिया और इन्होंने जाति धर्म पर अरे खट्टर साहब ने तो हरियाणा के हर किसान को पीटने के लिए जो 500 लोगों को भर्ती करने का ऐलान कर दिया। ये तो वो लोग हैं, इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इनका कोई किसी प्रकार का रोड मैप नहीं है। सवाल का जवाब थोड़ा सा राय सिंह जी, रोड पर लाना चाहते हैं। राय सिंह जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है। इनके पास जवाब नहीं है, हमारे 2000 आप इनकी आवाज बंद कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हरियाणा निवेश में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, हरियाणा रोजगार में नंबर 1 रहा। किसी भी सरकार के आंकड़े उठा के देख लो, इन लोगों के सामने आए ना हमारा विकास, इन लोगों के सामने हमारा रोजगार। राय सिंह जी पलायन कर रहे हो तो, जबकि राय सिंह जी जवाब जरा देना। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, उसके बाद मैं आपकी बातों का जवाब लेता हूं। इसका जवाब थोड़ा सा, इस रोजगार के मसले पर आप बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा उस पर भी थोड़ी सी भूमिका बता दीजिए ना कि ये जो हुआ तो हुआ क्यों? जब सरकार आखिरी अपने उस पड़ाव में थी दूसरे कार्यकाल के, तब हम देख रहे थे बहुत सारी भर्तियां निकली थी और उनमें भी कई में धांधली देखने को मिली थी। किस तरह से युवाओं को नौकरी मिलने के बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये ऐसी नीति, ऐसी कमजोर नीति क्यों बनाकर गए आप लोग? ये जरा समझना चाहता हूं। मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं, कांग्रेस से पूछ रहा हूं। देखिए शमशेर सिंह जी, जहां तक रोजगार देने की बात है, आप 2010 से लेकर 14 तक हरियाणा प्रदेश के रोजगार देने के आंकड़े की तुलना वर्तमान के 7 साल से कीजिए और हरियाणा प्रदेश के आंकड़ों की तुलना दूसरे राज्यों से कीजिए। हमारा हरियाणा निवेश में, हमारा हरियाणा रोजगार देने में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 रहा है। ठीक है, ये आप समझिए। केवल कुछ बातों को लेकर आप कटाक्ष नहीं कर सकते। नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा सर, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा। नहीं राय सिंह जी, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा सर। जो हमारा तरीका था, हमने रोजगार देने का। राय सिंह जी, आप गलत सोच रहे हैं, मिसाल रखते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं राय सिंह जी किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मेरा काम कटाक्ष करना नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना। मुझे लगेगा उस तरीके का मैं सवाल पूछूंगा। मैं हैपनिंग हरियाणा को लेकर पूछूंगा, रंजिता जी से पूछूंगा। हैपनिंग हरियाणा 2016 में 4.25 लाख के MOU साइन होने की बात हुई थी, आज वो कहां पर है? आज 2022 आ गया, 2022 से आते आते उसका हश्र क्या हुआ जरा समझना चाहूंगा।
और जो बातें कही हैं आर के आर्य जी ने, रंजिता जी, बड़ा मसला है ये। 5 साल लग जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी को सेटअप होने में, तो इतने सारे लोगों को रोजगार देना आसान तो नहीं होगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ आपके पास इसको लेकर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकती हैं। शमशेर, शुक्रिया आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले तो आर के आर्य जी ने जो बात की सीएमआई की, सीएमआई मैंने पहले भी आपको बताया कि महेश व्यास कौन है, आप इंटरनेट पर खोलकर देख लीजिए, और वो किसके मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, किस पार्टी में बिलीव करते हैं, आपको सारे जवाब दूध पानी के पानी आ जाएंगे। जब हमारे देश के अंदर एनएसएस जैसे एजेंसीज हैं। चले रंजिता जी, छोटा सा एक रोकूंगा आपको, मैं सीएमआई की बात नहीं कर रहा, एक मिनट रंजिता जी, मैं सीएमआई की बात नहीं कर रहा। मेरे पास आंकड़ा है लोकसभा के अंदर, ये तारीख 29 नवंबर 2021 का है, और प्रश्न संख्या 228 के भाग के ख और ग की बात मैं कर रहा हूं। उसमें जो दृष्टिकोण मुझे दिखा, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई, जो मांगा गया था, उसमें निकलकर ये आया कि हरियाणा की जो स्थिति थी 2017-18 में बेरोजगारी में 8.4%, 2018-19 में 9.3%, 2019-20 में 6.4%। ये भी जो है, ये गुजरात इसमें 2.0% है, हिमाचल प्रदेश 3.7% है, आंध्र प्रदेश 4.7 है, बिहार से भी हम पीछे हैं। तो मैं तो वो बता रहा हूँ जो ये लोकसभा में जो सवाल पूछा गया उसके आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। शमशेर जी, एनएसएसओ का आंकड़ा ही मैं आपको दे रही हूँ। आज का हमारा बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है वो 4.5% है, जबकि देश का आंकड़ा 8.5 से 9% है। आज हरियाणा का जो आंकड़ा 4.5% है, उसको सीएमआई बढ़ाकर 37% बताती है। ये उनका दिवालियापन है, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। और जहां तक बात है, आपने कहा, जो हमारे आर्य जी बात कर रहे थे कि अगर क्लस्टर मैनेजमेंट पे काम किया जाए तो निश्चित तौर पे नौकरियां मिल सकती हैं। तो उसी का आपको उदाहरण बताना चाहती हूँ कि एफपीओ जो हमारे यहाँ पर 1000 का टारगेट हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर चल रहे थे, उसमें से 486 एफपीओ बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसी हफ्ते के अंदर तरावड़ी के अंदर हमारे यहाँ पे एक पैक हाउस बनाया गया एफपीओ के अंदर, जिसके अंदर 6 करोड़ की लागत से ये एफपीओ बना, जिसके तहत छोटे से लेकर बड़े किसानों को वहां पर अपनी मन मर्जी की चीजें उगाकर उसको बेचने की सुविधा है। और इस एफपीओ के अंदर 2 किसानों से लेकर 1000 किसान तक को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। इस तरीके की जो दूरंदेशी सोच है हमारे मुख्यमंत्री जी की, एक मिनट सर, बात तो पूरी करने दें। मैं सबको मौका दे रहा हूँ सर, ऐसे बीच में किसी को नहीं रोकूंगा, अपनी बात पूरी करने दें। राय सिंह जी के पास ना तो किसी बात का जवाब पहले था, ना ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भाई भतीजावाद जिस तरीके से लोग करते थे, जिस तरीके से गुड़गांव की प्रॉपर्टियां लूट अपने जीजा जी को देते थे, अपने जीजा जी को देते थे। एक मिनट, ठीक है, मैं सरकार का भ्रष्टाचार निकल कर सबके सामने आया कि किस तरीके से इन्होंने किया। रंजिता जी, छोटा सा कमेंट मैं आर के आर्य जी से लूंगा। आर के आर्य जी, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप ऐसी कौन सी चीजें जिन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो पहले हुआ नहीं और आज करने की जरूरत, ताकि जो टारगेट रखा है सरकार ने उसको 2024 या थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो सकता है, उसमें पूरा किया जा सकता है क्या? ये थोड़ा सा आपसे मैं दिशा चाहूंगा, क्या दिशा हो सकती है? 1 मिनट में सर। सिस्टम को सुधारना होगा, रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया का। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। तीसरा, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन और आईटी के कोर्सेज जो है 12th लेवल पर चलाने होंगे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एनरोलमेंट कॉलेजेस की है, एक कॉलेज में 2800 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में देख लीजिए, 1000 से ऊपर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर देख लीजिए या कहीं और देख लीजिए, वो एनरोलमेंट रेशियो जो 21% है केरला के अंदर, यहाँ पर 10% है। कैपेसिटी से आते हैं। और टीचर्स वहां पर कॉलेज में 170 कॉलेज है और फुल सैलरी पा रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो भी नहीं है, सैलरी भी पूरी मिल रही है। परंतु जो मैनेजमेंट के कॉलेज है, वहां पर सिर्फ टीचर्स 28,000 पाते हैं, जिनका स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं है और बाकी कुछ चीजें भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना होगा और आपको मैचिंग करनी होगी कि आप कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हो और कौन सा कौशल विकास कर रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली मिसमैच रहेगा। और इससे पहले ये सीएमआई के बारे में जो मैडम कह रही हैं, ये इस तरह से कह रही हैं मजाक में कि यमराज आ गया बंदे को लेने के लिए, परंतु बंदा मना कर रहा है कि मैं नहीं चलता आपके साथ। तो ये सीएमआई की हालत है।
चले मैं रोकूंगा आपको आरके जी, वक्त का ख्याल मुझे रखना है, ये रोजगार का मसला है और इस मसले पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। गवर्नमेंट ने मैनिपुलेशन कर करके डाटा की फिगर जो है दिल्ली लेवल पर एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को चौपट कर दिया। इसीलिए सीएमआई इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और शायद इनको एनएसएसओ का पूरा पता नहीं होगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वो 5 साल में एक बार सर्वे करती है। 2019 के बाद अब 24 में करेगी। ठीक है, तभी 19 में ही 45 ईयर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। ठीक है आरके जी, चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको, इस पर चर्चा बाद में और भी करेंगे। चले मेहता रंजिता जी, ये सबका अपना मंतव्य है। मैंने कांग्रेस का जिंदाबाद बोलने के लिए राय सिंह जी, बीजेपी का बोलने के लिए आप हैं, रजत जी इनेलो की बोलेंगे, लेकिन अर्थशास्त्री आरके जी वो अर्थशास्त्री की बात मेरे साथ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जहां जहां पर सरकार को लगता है काम करने की जरूरत है, वो तमाम बातें आरके जी ने बताई कि कहाँ स्किल को लेकर बात उन्होंने की कि इसको डेवलप करने की जरूरत है, कौन सी इंडस्ट्री प्रदेश में ज्यादा ग्रो कर सकती है, ज्यादा जल्दी उसके पर काम हो सकता है और प्रदेश किस लिहाज से उसके लिए तैयार है, उस पर काम हो सकता है। स्किल पर बात जरूर की, शैक्षणिक संस्थानों की जो स्थिति है उसको लेकर उन्होंने बताया। हालांकि कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, भारतीय जनता पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी है अपने तरफ से अपनी बातें बेहतर करने की बात तो करती हैं, लेकिन जो 2024 का टारगेट रखा है वो आसान तो नहीं है। लेकिन अगर सरकार दृढ़ता के साथ काम करेगी तो हर आदमी को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उसमें समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। बड़ा मुद्दा में आज यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।